आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाइयों बहनों, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे। अपने इन्हीं दावों के दम पर नरेंद्र मोदी ने लोगों का ऐसा भरोसा जीता कि जनता ने उन्हें पूरी ताकत के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली की गद्दी तक नरेंद्र मोदी के इस सफर में कई मुश्किलें थी, लेकिन मोदी ने बेहद बारीकी से जीत की रणनीति तैयार की और निकल पड़े अपने विजय पथ पर। मैं इस चुनाव के माध्यम से, नतीजों के माध्यम से, मैं गुजरात के मतदाताओं के उस उत्तम निर्णय के माध्यम से और मेरे गुजरात के मतदाताओं की तरफ से देश के नागरिकों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सारे देश में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसके लिए दबाव पैदा होना चाहिए। 2012 में गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने भारत विजय अभियान का रोड मैप तैयार कर लिया था। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी की रणनीति का सबसे पहला फॉर्मूला था सुशासन और विकास का नारा। हमारे लिए सेकुलरिज्म, विकास का नया रास्ता बनाना है। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। धन्यवाद। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नरेंद्र मोदी के इस भाषण की खूब चर्चा हुई। लगातार तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आए मोदी कॉलेज के स्टूडेंट्स और युवाओं के सामने एक नए रंग में नजर आए। मोदी का ये अंदाज उनकी उस छवि से बिल्कुल अलग था जिसे गुजरात दंगों के साथ जोड़कर देखा जाता था। उन्होंने एक तरफ जो है अपना जो पोलराइज्ड कम्युनल प्रोफाइल था उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उन्होंने अपने डेवलपमेंटल प्रोफाइल को एग्रेसिवली मार्केट करने की कोशिश की या एग्रेसिवली लोगों के सामने रखना शुरू किया। प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि 2002 के बाद से गुजरात दंगों को उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया था। इसीलिए मोदी ने विकास के एजेंडे को आगे किया, गुजरात के मॉडल को देश के सामने रखा और अपनी एक नई छवि बनाई, विकास पुरुष की छवि। हम लोगों का जो एजेंडा था इस चुनाव का, वह डेवलपमेंट का था, गुड गवर्नेंस का था। वैसे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा ये भरपूर कोशिश की गई है कि किसी तरीके से कॉमन मासेस के अटेंशन को यह जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का हमारा एजेंडा है इससे डाइवर्ट किया जा सके। पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी की डायनेमिक लीडरशिप के आधार पर हमको इतनी शानदार सफलता हासिल हुई है। मोदी की इस रणनीति के दो फायदे हुए। एक तरफ वो दंगों के दाग से लोगों का ध्यान हटाने में सफल रहे, दूसरी तरफ युवाओं और नए मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। 2014 के चुनाव में 18 से 23 साल की उम्र के करीब 10 करोड़ नए वोटर थे। नरेंद्र मोदी ने इन नए वोटरों और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है।
65% जनसंख्या मेरी बिलो 35 है। पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व में सबसे नौजवान देश है ये। 35% पॉपुलेशन अगर बिलो 65% पॉपुलेशन अगर बिलो 30 है, 35 है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। नरेंद्र मोदी की उम्र जो है वो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं पड़ती। उनका उत्साह, उनकी भाषा, उनकी शैली ये बताती है कि वो आज भी युवा है, और इससे युवाओं में उनका अपील बढ़ता गया और युवा शक्ति इस देश की पूरे उनके साथ रही। जो 14 करोड़ या जो 20 करोड़ आखिरी चरण तक जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा मतदान हुआ, जो नए मतदाता थे, जो पहली बार मतदाता बने, उन्होंने दिल खोल के मोदी को समर्थन दिया, जिसके नतीजे आज हमारे सामने हैं। युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ। नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक ब्रांड की तरह प्रमोट किया गया। 1000 से ज्यादा 3D रैलियां हुई। 20 से अधिक राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर मैं आज ये अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जो लोग भी मोदी की 3D सभाओं में भाग लेते हैं, यानी उन्हें सुनते हैं, अपने सामने देखते हैं 3D फॉर्म में, उनकी उत्सुकता ये होती है, कौतूहल ये होता है कि खुद उस समय मोदी कहाँ बैठे होते हैं। दरअसल दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें कि गांधीनगर के बीजेपी मुख्यालय में यह वह विशेष स्टूडियो है जहां पर बैठ के मोदी अपनी 3D सभाओं को कंडक्ट करते हैं। यहीं से उनका भाषण होता है। वो कुर्सी है जिस पर वो बैठते हैं। अगर इस मंच को देखें, जो प्लेटफॉर्म है, कुल जमा 7 माइक्रोफोन लगाए गए हैं जिसके जरिए उनकी आवाज़ पहुंचती है। अगर टेक्निकलिटी के लेवल पर देखें तो यह वह खास मूवी कैमरा इस स्टूडियो में रखा गया है जो कि कैप्चर करता है उनकी इमेज को, और यहीं से सीधे सैटेलाइट को यह प्रोजेक्शन जो है, जो कैप्चर होता है यहाँ से, वह सैटेलाइट के जरिए अपलिंक किया जाता है। और मोदी जब यहाँ खुद भाषण दे रहे होते हैं, उनके सामने यह विशाल स्क्रीन जो लगी होती है, वो एक साथ 18 जगहों पर बैठे हुए लोगों को अपने सामने देख सकते हैं। और उसी हिसाब से जो लोग, जो समर्थक, दर्शक जो उनके सामने बैठे होते हैं, उनके भाव भंगिमाओं को देखकर, उनके रेस्पॉन्स को देखकर अपने भाषण में वो एक नया टच दे सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई टीमें दिन रात ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने में लगी रही। नरेंद्र मोदी के हर बयान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की जबरदस्त भूमिका रही। इंडिया 272+ विश्व में फैले हुए हर भारतीय को कहिए कि एक बार इस वेबसाइट को बारीकी से देखिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जहां भी भाषण करते हैं उस पर इंडिया 272 की नज़र होती है। अगर वो कांग्रेस पे किस तरह का हमला बोलते हैं, किस तरह के मुद्दे वो उठाते हैं, इस पर सबकी नज़र होती है। और ये सारी चीज़ें ट्विटर पर तुरंत अपडेट की जाती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से अपडेट किया जाता है। किस तरह अपडेट होता है शशि जी? हाँ, तो जैसे अभी मोदी जी का स्पीच हुआ है, तो स्पीच के होने के तुरंत यहाँ ब्लॉग पे एक ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा। फिर हमारा टीम फिर इस ब्लॉग पोस्ट को ट्विटर पे डाल देते हैं, इसका टाइटल और लिंक लेके। मिशन 272 के तहत पार्टी की जो भूमिका है वो तो रहेगी, लेकिन इसमें जनता को जोड़ने के बहुत तरीके और नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स और उपयोग करे गए जो बहुत सक्सेसफुल रहे। जनता की इन्वॉल्वमेंट, एक आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट इस कैंपेन में कैसे हो सकती है, आइडियाज़ के वाइज, अपने टाइम के वाइज वॉलंटियर कैसे कर सकते हैं वो। और इस कैंपेन के तहत हमने करीब 1 लाख लोगों से वॉलंटियर जुड़े हैं हमारे साथ। 1 करोड़, 1 लाख नहीं 1 करोड़। एक तरीके से युवा जुड़ते हैं टेक्नोलॉजी से, और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया। फिर चाहे सोशल मीडिया की बात हो, फिर चाहे 3D के जिस तरह के उनके भाषण हुए उनकी बात हो। नरेंद्र मोदी की जीत का मास्टर प्लान तैयार करने में
मोदी के अलावा अगर किसी और की भूमिका रही है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। इस चुनाव में संघ ने पूरी ताकत के साथ मोदी का प्रचार किया। संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। योजनाबद्ध तरीके से संघ ने बूथ के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है और यह काम सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी की जो अपील थी कि 100% हम वोटिंग को इंश्योर करें, तो दिखाई पड़ रहा है चुनाव के समय काम, लेकिन वस्तुतः संघ ने पिछले अक्टूबर माह से ही इसकी योजना बना ली थी कि किस प्रकार से इस बार चुनाव में हमें दखल देना है। और मैं कहता हूं यह संघ का दखल निर्णायक, ऐतिहासिक और परिणामकारी दखल है। अपने प्रचारक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस शुरू से ही इस चुनाव में सक्रिय रहा। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के चुनाव से लेकर मोदी के लिए वोट मांगने तक संघ पूरी मजबूती से मोदी के साथ खड़ा रहा। आरएसएस का ऐसा समर्थन मोदी की जीत की बड़ी वजह बना। संघ के समर्थन की वजह से ही बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का विरोध करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, फिर चाहे वो खुद लाल कृष्ण आडवाणी ही क्यों न हो। नरेंद्र मोदी को चुनाव की कमान सौंपने पर आडवाणी ने इस्तीफा दिया तो संघ ने सीधे दखल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भाव उनके अंदर शुरू से था आरएसएस का कि इस बार जान लड़ा देनी है। आरएसएस ही नहीं, बहुत सारे हिंदू संगठन, उनमें भी ये भाव था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस भाव से उन लोग यहां पर कूदे इस चुनाव में और उनका बड़ा रोल रहा। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है जो देश भर में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर अपना कब्जा जमा सके। भाइयों बहनों, अगर देश में मजबूत सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश से 80 के 80 कमल आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने इसी मकसद से उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटों पर पूरा जोर लगाया। वो खुद वाराणसी से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने का जिम्मा उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अमित शाह को सौंपा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 आउट ऑफ 80। और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। मोदी को इस रणनीति का भी फायदा मिला। आज इन 2 राज्यों में मिलाकर बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं वो एनडीए के बहुमत की एक बड़ी वजह है। हर हर मोदी। नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली। पार्टी ने जब से मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से मोदी ने करीब 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर 25 राज्यों में 440 रैलियां की। बीजेपी का कोई दूसरा नेता प्रचार अभियान में नजर ही नहीं आया। मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कुल मिलाकर करीब 100 रैलियां ही की। बाकी सारे दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित रहे। इसमें कहीं 2 मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा।
एनडीए के विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम मोदी ने अकेले अपने दम पर किया। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जीत के सबसे बड़े नायक खुद नरेंद्र मोदी हैं।